सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। बच्चों, इसके पहले जो 2 क्लासेस हमारी इससे हुई थी वो हुई थी रिलेशन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका पूरा नहीं हुआ था क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने सिर्फ वो पढ़ा था जो 11वीं क्लास में पढ़ा था। वो कौन कौन से आपने पढ़े थे अगर आपको याद हो तो? एक तो पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन, उस दिन उन्होंने पढ़ लिया था इसके पहले वाली क्लास में। और दूसरा पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये 2 ऐसे रिलेशन है जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे। लेकिन सिर्फ यही 2 टाइप आपके नहीं होते हैं, और बहुत से टाइप होते हैं जो क्लास 12 में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज ये समझिए कि ऑफिशियली 12वीं क्लास का सिलेबस आपका आज से शुरू हो रहा है और आज हम लोग विशेष प्रकार के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और रिलेशन का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, क्वेश्चंस को छोड़ करके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पार्ट हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो चलिए एक बार जरा आप उसे रिकॉल करवा देते हैं कि रिलेशन क्या होता था। रिलेशन होता है 2 सेट को जोड़ने के लिए एक रूल होता है और सिंपली वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो कोई भी सबसेट अगर हमारा है, जैसे मान लीजिए हमारा सेट A है और एक दूसरा सेट B है, तो इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई रिलेशन R जो है अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि R सिंपली क्या होता था बच्चों? A क्रॉस B का सबसेट होता था। और इसकी और जितनी सारी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी थी हमने पढ़ ली। आज हम लोग ये आपके सामने देखिए 3 रिलेशन लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपने शायद 11वीं क्लास में नहीं पढ़े थे, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले एक सेट लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट A बी अ सेट। A हमारा मान लीजिए कोई सेट है and R is relation on it। मान लेते हैं कि A हमारा कोई सेट है और R कोई क्या है? रिलेशन है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इसके पहले जो हमने आपको रिलेशन बताया था उस रिलेशन में 2 सेट होते थे, एक A होता था और दूसरा B। फिर हम उनके बीच में एक रिलेशन R को सेटअप करते थे। लेकिन यहाँ पे तो आप केवल देख रहे हैं केवल एक ही सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा दैट इज कि जो R नाम का रिलेशन है वो A का रिलेशन A से है। यानी आप सिंपल शब्दों में समझेंगे तो यहाँ पे जो R होगा, रिलेशन R होगा, वो सबसेट किसका होगा बच्चों? A क्रॉस A का। इतना सबको समझ में आ गया? यानी यहाँ पे हम 2 सेट नहीं ले रहे हैं, हम एक ही सेट ले रहे हैं। वो हमारा सेट कौन सा है? A है, और A का ही रिलेशन हम A से सेट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी रिलेशन जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया A बराबर हमने सेट ले लिया 1 2 3, ठीक। तो बताइए A क्रॉस A में बच्चों कितने एलिमेंट आ जाएंगे? आपको मालूम है कि किसी का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए लिख लेते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर पेयर होगा। और सही बात है, जब A में हमारे 3 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम अगर इस सेट A पर कोई भी रिलेशन अगर हम डिफाइन करेंगे बच्चों, तो डेफिनेटली वो इसी A क्रॉस A का सबसेट होगा। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि रिलेशन जो है वो हमेशा A क्रॉस B या फिर इस केस में A क्रॉस A का सबसेट, ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम पहली परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। आप सब बच्चों को मालूम है कि चूंकि A में 3 एलिमेंट हैं, इसलिए A क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए बच्चों? 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो आपको ये भी मालूम है कि इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 9 होंगे। तो
ऐसा नहीं है कि जितने 2 की पावर 9 लगभग आपका 500 लगभग जो है 500 के ऊपर निकल जाएगा। 2 की पावर 9 अगर आप करेंगे तो 512 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए से हम लोग 512 रिलेशन बना सकते हैं। उन रिलेशंस में से बच्चों कुछ ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिमेट्रिक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ट्रांजिटिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ये दोनों होंगे, तीसरा नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारे आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन आप रिफ्लेक्सिव पहचानेंगे कैसे? पहले तो रिफ्लेक्सिव की हमको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो आओ हम परिभाषा इसकी बताते हैं। कैसे परिभाषा? एक लाइन की डिफिनेशन ध्यान रखेंगे, कैसे कि इफ आर बी एनी रिलेशन, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इफ आर बी एनी रिलेशन ऑन सेट ए दैट इज, आप कह सकते हैं कि आर सबसेट किसका है? ए क्रॉस ए का, भी यही तो मूल परिभाषा होती है सब रिलेशन होने की। सच दैट A, A belongs to R for each A belonging to A, for each A belonging to A, then R will be known as reflexive relation। तो हम लोग R को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, क्या बोला गया। चलिए इसको हम अभी हटा देते हैं, थोड़ा और स्पेस की हमको आवश्यकता पड़ेगी। क्या कहा गया कि इस सेट पे आप 512 रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से अगर कोई रिलेशन R हो, और वो कैसा हो कि उस R में A, A नाम का ऑर्डर्ड पेयर बैठा हो, और जबकि A जो है वो प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए A का। इसका मतलब क्या? सेट A का। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, अगर सेट A का, देखो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर चलिए हम आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कई एग्जांपल आपको लिख के दिखाते हैं। ये आपका R1 है, चलो एक R2 है, और एक हमारा R3 है। अब आप ये तीनों एग्जांपल देखिए, परिभाषा क्या है? A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। आइए जरा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने 1,1 लिख दिया, 2,2 लिख दिया, 1,3 लिख दिया, 3,1 लिख दिया, ऐसे। अब आप देखिए बच्चों, सेट ए हमारा कहाँ है? यहाँ पे है 1, 2, 3। ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। कहने का मतलब क्या है कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। इसका मतलब 1,1 इस रिलेशन में आना चाहिए, देखिए आ रहा है। 2,2 इस रिलेशन में आना चाहिए, आ रहा है। अब देखिए 1,3 आ गया और 3,1 आ गया। जबकि रिफ्लेक्सिव होने की शर्त यह है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 1,1 था, 2,2 था, और अगर 3,3 बीच में आ जाता तो समझिए कि आपका ये रिलेशन कैसा हो जाता? रिफ्लेक्सिव हो जाता। इसका मतलब अभी के केस में ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1,1 2,2 3,3। बच्चों ये बताओ, देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ए में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी इस परिभाषा को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा है 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,1 इस तरीके से लिखा हुआ था। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की परिभाषा क्या कहती है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए।
सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए ये भी है, 3 3 होना चाहिए ये भी। बाकी एक्स्ट्रा कितना है उससे हमें मतलब नहीं है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो बाकी कितना भी ज्यादा हो या कितना भी कम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये 1 1 2 2 3 3 आपका जरूर होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन की जितनी आवश्यक परिभाषा इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो परिभाषा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, इन 3 एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा रिफ्लेक्सिव है और तीसरा भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो परिभाषा होती है उनको ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। चलिए अभी ट्रांसटिव बोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसको मिटा दें, हम जरा ट्रांसटिव बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए एक और ज्योमेट्रिकल एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लीजिए सेट हमने ले लिया ट्रायंगल्स का और रिलेशन ले लिया कॉन्ग्रुएंसी का, है ना। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि दुनिया का हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए पहला ट्रायंगल T1 है तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T2 होगा, T3 कॉन्ग्रुएंट टू T3 होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो कॉन्ग्रुएंसी नाम का रिलेशन है अगर वो सेट ऑफ ट्रायंगल पे डिफाइन किया जाए तो डेफिनेटली वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में है, वो उस समय आपको बताया जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना, परिभाषा जरूर याद रखनी है कि किसी भी सेट ए पर डिफाइंड रिलेशन अगर R है तो अगर A का प्रत्येक एलिमेंट खुद A से संबंधित है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये परिभाषा आपकी हो गई रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो देखिए रिलेशन तो हम R मान ही चुके, तो बस इसी को सिमेट्रिक क्या होता है, परिभाषा क्या होती है वो हम लिखते हैं कि द रिलेशन R will be symmetric if the relation R will be symmetric if A1, A2 belongs to R। इसका तात्पर्य क्या होगा कि A1 जो है वो A2 नाम के एलिमेंट से रिलेटेड है, implies that A2, A1 also belongs to R for all A1, A2 belongs to set A। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य आप समझिए। जैसे मान लीजिए सेट ए के हमने दो एलिमेंट ले लिए, A1 ले लिया और A2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर A1 संबंधित है A2 से तो ये कहता है कि फिर अगर A2 भी संबंधित हो जाए A1 से तो समझ जाना कि ये रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक है। क्या आप एक बार वापस से सुन लीजिए। A1, A2 नाम का एलिमेंट मान लीजिए A में बैठा है, अब A1, A2 बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या होगा कि A1 इज रिलेटेड टू R। अगर A1 रिलेटेड टू R, A1 related to A2 also implies that A2 is also related to A1, then we can say that कि आपका ये जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक। अब जरा एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने R1 लिखा, बच्चों ध्यान से सुनिए। R1 में लिखा है 1, 2 1, 3 2, 1। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको, हम पहला ही एग्जांपल आपको ऐसा बता रहे हैं जो आपको सिमेट्रिक दिख जाए, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए जैसे आप देखें 1, 2 किसमें है, R में है, तो इसका उल्टा देखो 2, 1 बताओ R में है कि नहीं। इसका मतलब 1 अगर रिलेटेड है 2 से तो 2 भी रिलेटेड है किससे, 1 से। ओके, 1, 3 रिलेटेड टू R, 1, 3 related to R, then 3, 1
आप गौर से देखिए 3, 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर। तो आप देख रहे हैं कि अगर a, b है तो b, a बैठा है, a, b है तो b, a बैठा है। आपको जब सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना हो, जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में ये था कि हम ये देख रहे थे कि a का प्रत्येक एलिमेंट हमको कवर करना है, लेकिन वो परिभाषा बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए होती है। आपको अपनी बात सेट A की तरफ देखना ही नहीं है, आपको बस इतना देखना, सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर 1, 2 यहाँ है तो 2, 1 इसी में होना चाहिए, अगर 1, 3 यहाँ पे है तो 3, 1 भी इसी में होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो हम लोग इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। सभी बच्चों को समझ आ गया, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे R2 अगर हमने लिख दिया, मान लीजिए 1, 1 2, 2 3, 3, ध्यान से देखिए 1, 1 2, 2 3, 3। और चलिए हम दो एग्जांपल इसमें और लेते हैं, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। अब आपसे कोई पूछे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो देखिए अगर ये इतने ना होते तब तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन यहाँ से यहाँ तक अगर इतने ही ऑर्डर पेयर होते तो आपको ये सिमेट्रिक था। लेकिन अब देखो ये 1, 1 है, तो बच्चों देखो 1, 1 का उल्टा भी क्या होता है, 1, 1 होता है। और सेट की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट हम 2 बार नहीं लिखते, तो इसका मतलब समझिए कि दोनों बार वाला 1, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक का ये ऑर्डर पेयर आपका सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे 2, 2 है तो उसका उल्टा भी 2, 2 होता है, लेकिन वो सेट में एक ही बार लिखा जाता है। 3, 3 है तो उसका उल्टा 3, 3 है, तो ये भी सेट में एक ही बार लिखा है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग यही जवाब देंगे कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमारी बात आप सिंपल शब्दों में समझिए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल शब्दों में ये समझिए कि सिमेट्रिक क्या होता है, बस आपको इतना देखना है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि सेट भी क्या है, एलिमेंट भी क्या, उससे मतलब नहीं। आप ये देखिए कि जो रिलेशन हमारा लिखा हुआ है उस रिलेशन में हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मौजूद है कि नहीं, यानी 1, 2 है तो 2, 1 है कि नहीं, 1, 3 है तो 3, 1 है कि है नहीं। अगर ये सारे के सारे आपको उसमें अवेलेबल हो तो समझ जाइए कि ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक। अब चलिए इसके पहले वाला पूर्व ज्ञान भी देख लेते हैं। अब बच्चों जरा आप ये बताओ कि हमारा सेट यही है और ये रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये सिमेट्री के साथ साथ कुछ और भी है। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 से 1 का रिलेशन है, 2, 2 का रिलेशन है, 3, 3 का रिलेशन है। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है, खुद से। तो इसका और बाकी एक्स्ट्रा क्या मौजूद है उससे हमें नहीं मतलब है। अगर हम रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं तो ये रिलेशन आपका ना सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ना सिर्फ सिमेट्रिक है, बल्कि ये रिलेशन आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और अगर वही ट्रांजिटिव भी हो जाए तो ऐसे रिलेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है। तो अभी आप देखिए, फिलहाल अभी हम लोग ट्रांजिटिव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अभी आप देखिए तो ये जो पहला रिलेशन है वो सिमेट्रिक, क्योंकि हम परिभाषा सिमेट्रिक की पढ़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी इसमें एडिशनल है। तो आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा अगर आपको सारे रिलेशन की अगर अच्छे से तैयार है तो आप देख पाएंगे कि कोई भी रिलेशन आपको दिया जाए तुरंत पहचान ले जाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। ठीक है, बताइए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक सबको समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव में बच्चों क्या होता है कि वही मान लीजिए सेट, आप कल्पना कीजिए कि हमारा सेट वही 1, 2, 3 था, 1, 2, 3 था, ठीक है ना। तो एक क्रॉस एक हमारे 9 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। बहुत एक हमने रिफ्लेक्सिव का आपको एग्जांपल बताया, 2 एग्जांपल हमने आपको सिमेट्रिक के बताया। अब जरा ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि इफ A1, चलिए A1 लिखिएगा, चलिए A B C लिख देते हैं, मान लीजिए A, B,
कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए हमेशा एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, उसी सेट से लेते हैं जिस पर हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी हमारा सेट ए का एलिमेंट है एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, यानी सेट ए पर हमारा आर नाम का रिलेशन। तो ध्यान रखना, देन इट विल बी ट्रांजिटिव इफ, अब ध्यान से देखिए परिभाषा ऐसी है, इफ A, B belongs to R, इसका मतलब क्या है, A रिलेटेड है B से, B, C belongs to R, इसका मतलब B रिलेटेड है किससे, C से, implies that A, C also belongs to R, इसका मतलब क्या होगा, आप यूं समझिए कि A, B अगर R में है और देखिए ये दोनों कॉमन है, अगर BC हमारा R में है तो AC भी हमारा R में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इस रिलेशन R को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव कहेंगे। एक बार वापस से समझिए, अब आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल आपको ये देखना कि रिलेशन R में, ऐसे समझिए कि रिलेशन R में बहुत सारे ऑर्डर पेयर लिखे होंगे, तो अगर AB हमारा R में है और BC हमारा R में है तो हमारा AC भी किसको होना चाहिए, R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि जो रिलेशन हमारा R है वो कैसा है, ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम बनाते हैं, जैसे 1, 2, 1 और ऐसे 1, 1 लिख देते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, 1, 2 R में आप ऐसे कह सकते हैं, हियर 1, 2 belongs to R, okay, 2, 1 belongs to R, and also 1, 1 belongs to R। तो आप देखिए 2, 2 छोड़ दिए तो देखिए A, B R में है, B, C R में, तो हमारा A, C भी R में बैठा है। It implies that R is ट्रांजिटिव रिलेशन, R is ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी किसी भी रिलेशन को अगर आपको ट्रांजिटिव कहना है तो ध्यान रखना है कि जैसे A, B हमारा R में है, B, C भी हमारा R में है, तो हमारा देखो A, C भी, यानी ये A है, ये B है, तो ये B है, ये C है, तो हमारा A, C भी कहाँ बैठा है, R में बैठा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, दिस रिलेशन R is ट्रांजिटिव। तो आपको ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि A हमारा क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, A है सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल मतलब समझिए कि दुनिया के जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल है वो सेट A नाम के बैग में भरे रखे हैं, ठीक। और हम कह रहे हैं कि R हमारा एक रिलेशन है जिसमें T1, T2 यानी ऐसे ट्रायंगल्स का जोड़ा मौजूद है जो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब आप जरा समझना ध्यान से, सेट A क्या है, दुनिया के सभी ट्रायंगल्स का एक थैला समझ लो, दुनिया के जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल सब A में भरे हैं, और इसी A पर तो हम बहुत सारे रिलेशन सेट कर सकते हैं। उसमें हमने मान लिया कि हमने रिलेशन R बनाया और उन ट्रायंगल्स का पेयर ले लिया है बच्चों जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अभी इसमें सारी प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, सिर्फ ट्रांजिटिविटी देखेंगे। तो बताइए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि हम T1 देखो T1, T2, T3 belongs to set A। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एलिमेंट हमेशा कहां से ले जाते हैं, सेट A से ले जाते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा T1, T2 belongs to R। बताइए इन दोनों ट्रायंगल का जोड़ा R में कब बैठेगा, जब वो इस बात को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि T1
इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। सबको समझ में आ गया ऐसे। एंड ये भी मान लेते हैं कि हमारा T2, T3 बिलोंग्स टू R है, तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, T2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कॉन्ग्रुएंसी की ज्योमेट्रिकल परिभाषा क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो और दूसरा किसके कॉन्ग्रुएंट हो, तीसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो बाय द कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट T1 एंड T3 विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। अगर इस बात को हम लिखना चाहें, जैसे इसको नंबर 1 बोल दें और इसको नंबर हम 2 बोल दें, तो लिखेंगे एज वी नो, क्या लिखेंगे, एज वी नो इफ T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, then T1 is also congruent to T3। इसका सपोर्ट कौन करता है, इसका सपोर्ट ज्योमेट्री कर रहा है। अब जैसे देखिए T1 और T3 कॉन्ग्रुएंट हुए, तो देखिए जिन भी दो ट्रायंगल का जोड़ा कॉन्ग्रुएंट होगा फट से आगे चला आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट कि T1, T3 विल आल्सो बिलोंग्स टू। अब आप जरा इसको कंक्लूड करें, कैसे आपने लिखा कि देखो कैसे लिखा है कि सिंस T1, T2 belongs to R, T2, T3 belongs to R implies that T1, T3 also belongs to R, so R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको ट्रांजिटिव को बहुत मोटे अंदाज में समझें तो ये समझना है, आपको ये देखना है कि जिस रिलेशन में जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके मौजूद थे, बच्चों ध्यान से सुनो, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, और ए सी भी आर में हमारा दिख जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारा वो रिलेशन क्या है, बताओ, ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल हमने आपको ये दिखाया और दूसरा एग्जांपल हमने आपको ये दिखाया जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है कि आपको ट्रांजिटिव दिखाना, उस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है। वो हम लोग जब क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन कल के वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको ये समझना है कि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है कि ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो समझ जाना कि वो रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आपके सिलेबस का, ये समझिए कि अगर आप ये इक्विवेलेंस रिलेशन आज खत्म कर लेते हैं तो अब आपको रिलेशन में सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो देखो परिभाषा हमने लिखी, आप इसको ध्यान से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है और उस सेट पर अगर हमने आर नाम का रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक, तो ये हमारा आर नाम का रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि ये तीन प्रॉपर्टी अपने अंदर होल्ड करता हो। क्या, पहली प्रॉपर्टी आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखिए अभी हमने जब आपको सिमेट्रिक पढ़ा रहे थे तो एक एग्जांपल हमने आपको वैसा बताया था जिसमें रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी था। ऐसे कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर आर नाम का कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बच्चों इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कभी कभी इसी बात को ऐसे लिख दिया जाता है, ध्यान से लिखिए कैसे, कभी कभी इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिखा जाता है कि इफ आर बी अ रिलेशन, if R be a relation defined on set A such that पहली बात such that for A, B, C belongs to A, आपको मालूम एलिमेंट कहां से ले जाते हैं, सेट से ले जाते हैं, such that A, A belongs to R
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब आप समझते क्या समझे इसका मतलब कि ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, अर्थात वो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आपको मालूम है। और तीसरा क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर B, C belongs to R also implies that A, C belongs to R, then R will be equivalence relation। तो हमारा R क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपको इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे वो बात ऐसे कह दी गई है, यहाँ पर उसकी परिभाषा लिख दी गई। तो अगर आपको कभी डिफाइन करने को आता है तो दिस वे ऑफ writing the expressing the definition will be more effective। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन के टाइप्स, वो टाइप्स जो 12वीं क्लास में आपके यहाँ हैं और इन्हीं पर सवाल आते हैं। अभी जब हम आपको कल से कराएंगे तो कल से आपकी एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर 4 नंबर में पूछे जाते हैं, जिनमें हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना होता है, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बात सुन लीजिए, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, अगर सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करिए, कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू सो मच।